हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम पे एमसीक्यू सीरीज। उससे पहले हम कर चुके हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे नेटवर्क थ्योरी जिसे बोलते हैं, और इसके अलावा पावर सिस्टम पे एमसीक्यू सीरीज का एक लेक्चर किया था हमने। काफ़ी एमसीक्यूज वहाँ पे डिस्कस किए थे। और उससे पहले जो है ईएमएफटी इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स एंड जो आपके फील्ड थ्योरी है उसके ऊपर काफ़ी 50 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और काफ़ी थ्योरेटिकल भी पढ़ चुके हैं ईएमएफटी के बारे में। जितने भी सुपर कंडक्टिविटी है आपकी, या फिर आपके जो मैग्नेटिक मटेरियल्स के क्लासिफिकेशंस वगैरह हैं, कुछ इफेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड टर्म्स है, वो सब के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज करेंगे हम कंट्रोल सिस्टम पे एमसीक्यू सीरीज। इससे पहले की वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो अभी भी जाकर देख सकते हैं। RSM-SSB जेई नाम से प्लेलिस्ट है, और उसके अंदर आप सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो भी RSM-SSB जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। सारे क्वेश्चंस हम इम्पोर्टेंट करेंगे यहाँ पे, जो आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जो न्यू पैटर्न के हिसाब से आजकल क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रिंसिपल इन मैकेनिकल सिस्टम एनालोगस टू क्रिचॉफ्स लॉ इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स इज। मैकेनिकल सिस्टम के अंदर जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो किरचॉफ लॉ जो होता है आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम में उसका एनालोगस है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल्स एंड किरचॉफ्स लॉ जो होते हैं वो एक दूसरे के एनालोगस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाई। द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन विल हैव पोल्स। ओपन लूप दे रखा है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम दे रखा है, तो यहाँ से क्लोज लूप निकाल लीजिए आप जी एस अपॉन 1+GH करके। तो ये क्या हो जाएगा? फीडबैक आपकी यूनिटी है तो आपका हो जाएगा 1/s+2² अपॉन 1+1/s+2²। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कंट्रोल जो आपका क्लोज लूप का है। यहाँ से s+2² यहाँ आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका टोटल बन जाएगा 1/s²। इसको खोलेंगे आप तो ये हो जाएगा s² + 4+4s। ठीक है, 4s+1 हो जाएगा। 4s+1 करेंगे तो ये 5 बन जाएगा आपका। s² + 4s+5 करके इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। 4+1 आ जाएगा, s+4 या फिर 1+s करके इस तरह से कुछ आ जाएगा आपका, या जो भी बनेगा उससे आप निकाल सकते हैं आपके पोल्स कितने आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ए ट्रांसफर फंक्शन हैज इट्स जीरो इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, द फंक्शन इज। एक ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है जिसके अंदर आपका एस प्लेन है, उसके लेफ्ट साइड में होते हैं हमारे पोल्स और जीरो जो भी होते हैं, स्टेबल सिस्टम होता है। इसके अंदर क्या है? राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन के अंदर इसका जीरो है। ठीक है, जीरो इस तरह से डिनोट करेंगे आप जीरो को। तो एक जीरो है या कितने जीरो हैं? एक जीरो दे रखा है। इट्स जीरो इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शंस दे रखे पॉजिटिव रियल, मिनिमम फेज विल गिव स्टेबल इम्पल्स रेस्पॉन्स एंड इज मिनिमम नॉन मिनिमम फेज। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी बार मैं पहले भी एमसीक्यू सीरीज जो है कंट्रोल सिस्टम की उनके अंदर करवा चुकी है, टेस्ट सीरीज जो करी थी उनमें भी करवा चुकी हूँ। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जो भी आंसर है इसका। और काफ़ी बार क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम्स। क्लोज लूप सिस्टम होता है, एक ओपन लूप सिस्टम होता है आपका। तो क्लोज लूप सिस्टम के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं। ए, इट डजंट कंपनसेट फॉर डिस्टर्बेंसेस। तो ये इट डजंट कंपनसेट फॉर डिस्टर्बेंसेस, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं उसको कंपनसेट करता है क्लोज लूप सिस्टम, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है, इट रिड्यूसेस द सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट पैरामीटर वेरिएशंस। तो ये सही है, सेंसिटिविटी आपकी रिड्यूस हो जाती है जब आप क्लोज लूप सिस्टम करते हैं इन कंपैरिजन टू द ओपन लूप सिस्टम। ऑप्शन सी दे रखा है, इट डजंट इन्वॉल्व आउटपुट मेजरमेंट्स। तो आउटपुट मेजरमेंट, आउटपुट से तो अपन फीडबैक लेके जाते हैं आगे इनपुट के अंदर, और फिर एरर यहाँ पे सिग्नल आता है और यह आपका जी होता है, तो ये भी नहीं होगा आपका। इट डजंट इन्वॉल्व आउटपुट मेजरमेंट्स, तो ये गलत है। ऑप्शन डी दे रखा है, इट हैज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल द सिस्टम ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। तो ये सही है, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, डीके हो जाता है जल्दी से सिस्टम आपका, तो ये सही हो जाएगा। मतलब बी और डी दोनों सही है, तो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ बी एंड डी। इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स के, अगर पिछले बार के पेपर्स आप देखें तो भी, और अगर जिस तरह से इस बार पैटर्न चल रहे हैं क्वेश्चंस के उस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ज़्यादा इंक्लूड कर रही हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर फेज शिफ्ट टाइप एंड वेन ब्रिज टाइप आरसी ऑसिलेटर्स। दो ऑसिलेटर्स दे रखे हैं आपका, एक फेज शिफ्ट टाइप है, एक वेन ब्रिज टाइप है। दोनों ऑसिलेटर्स दे रखे हैं, कौन से स्टेटमेंट्स दोनों के लिए करेक्ट हैं? तो ऑप्शन ए दे रखा बोथ यूज पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं, दोनों ही करते हैं। ऑप्शन बी दे रखा है द फॉर्मर यूजेज पॉजिटिव फीडबैक वाइल द लेटर यूजेज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। तो ये सही है, क्योंकि आपका आरसी जो है फेज शिफ्ट टाइप ऑसिलेटर होता है, फेज शिफ्ट टाइप आरसी ऑसिलेटर होता है, उसके अंदर क्या सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक होती है। लेकिन जब वेन ब्रिज की बात करते हैं तो R1 और R2 बनाते हैं आपके, तो नेगेटिव फीडबैक भी बनाते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फेज शिफ्ट टाइप आरसी ऑसिलेटर है वो सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक यूज में लेता है, लेकिन जो वेन ब्रिज टाइप है वो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दोनों को यूज में लेता है। बहुत ही ओनली इसके अंदर यहाँ पे ओनली आना चाहिए, बहुत यूजेस पॉजिटिव फीडबैक ओनली, क्योंकि पॉजिटिव तो करते ही हैं, साथ में ये नेगेटिव फीडबैक भी यूज में कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। द सेंसिटिविटी ऑफ एन ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन GS इज। फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है आपका GS, सेंसिटिविटी पूछी है क्लोज लूप सिस्टम की, तो ऑब्वियसली आपको पता है रिड्यूस हो जाती है। कितनी होती है GS के कंपैरिजन में करें आप सेंसिटिविटी, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/1 + GH। और अगर H के कंपैरिजन में करें तो वो भी आपको ध्यान रहना चाहिए। और ओपन लूप की सेंसिटिविटी H के कंपैरिजन में और G के कंपैरिजन में क्या क्या होती है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बाय यूजिंग फीडबैक इन कंट्रोल सिस्टम्स the sensitivity to parameter variations is improved. This is achieved at the cost of। जब कंट्रोल सिस्टम में अपन फीडबैक यूज में लेते हैं, क्लोज लूप सिस्टम यूज में लेते हैं, तो जो सेंसिटिविटी जो होती है आपकी रिड्यूस हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। लेकिन किस कॉस्ट के ऊपर अचीव करते हैं? ऑप्शंस में दे रखा है स्टेबिलिटी, तो नेगेटिव फीडबैक अगर यूज में करते हैं, मतलब क्लोज लूप सिस्टम यूज में ले रहे हैं अपन, तो स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। ऑप्शन बी दे रखा लॉस ऑफ सिस्टम गेन, तो ये करेक्ट आंसर है आपका, लॉस ऑफ सिस्टम गेन हो जाता है, सिस्टम गेन जो है रिड्यूस हो जाता है क्लोज लूप सिस्टम के अंदर, और आपका जो है सेंसिटिविटी जो है आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ जीरो ऑर्डर होल्ड इज गिवन बाई। तो एक जीरो ऑर्डर होल्ड सर्किट होता है आपका, उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है ये पूछ रहे हैं। सर्किट कैसा होता है? इस तरह से होल्ड सर्किट होता है जो आपका वैल्यू को कुछ देर के लिए होल्ड करके रखता है। यहाँ पे इसका इनपुट होता है और ये आपका आउटपुट है। तो ये जो आपका होल्ड सर्किट दे रखा है इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? तो इसका ट्रांसफर फंक्शन होता है 1 - e⁻ TS/S। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको, काफ़ी बार पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इन कंट्रोल सिस्टम एक्सेसिव बैंडविड्थ इज नॉट एम्प्लॉयड बिकॉज। कंट्रोल सिस्टम जो होता है उसके अंदर एक्सेसिव बैंडविड्थ एम्प्लॉय नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते? एक्सेसिव बैंडविड्थ होने से क्या क्या नुकसान होते हैं आपके? ऑप्शंस दे रखा है ए नॉइज इज प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ, ऑप्शन बी है इट लीड्स टू लो रिलेटिव स्टेबिलिटी, सी दे रखा है इट लीड्स टू स्लोअर टाइम रेस्पॉन्स, और डी दे रखा है नॉइज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द बैंडविड्थ। तो जो आपका बैंडविड्थ होता है, अगर एक्सेसिव बैंडविड्थ अपन कर देते हैं तो आपकी सेलेक्टिविटी जो होती है, आपकी वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, सेलेक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। और जो नॉइज़ जो होता है वो इसकी प्रोपोर्शनल होता है, सेलेक्टिविटी रिड्यूस होने की वजह से नॉइज़ आपका बढ़ जाता है। तो नॉइज़ इज प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ, इसलिए डिस्टर्बेंसेस कंपनसेट नहीं हो पाएंगे यहाँ पे, इसलिए बैंडविड्थ एक्सेसिव एम्प्लॉय नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं बहुत सारे, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है द ओवरऑल रिलायबिलिटी ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम इज मोर देन दैट ऑफ ओपन लूप सिस्टम। तो रिलायबिलिटी जो होती है आपकी वो ज़्यादा नहीं होती है क्लोज लूप सिस्टम की, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ऑप्शन बी दे रखा है द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स इन अ क्लोज लूप सिस्टम डिकेज मोर क्विकली देन इन ओपन लूप सिस्टम, तो ये सही है। अभी थोड़ी देर पहले भी देखा है हमने, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स जो है उसको अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं इसके थ्रू, और उसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को। तो ये मोर जो है क्विकली डिके हो जाता है, तो ये गलत नहीं होगा, ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ये करेक्ट है। ऑप्शन सी दे रखा है इन एन ओपन लूप सिस्टम क्लोज्ड इन द लूप इंक्रीजेज द ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, क्या है ये? ओपन लूप सिस्टम क्लोज्ड इन द लूप
इंक्रीज तो ओवरऑल क्या दे रखा, मतलब ओपन लूप सिस्टम के कंपैरिजन में क्लोज लूप सिस्टम का ओवरऑल गेन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये है यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया आपका। तो ओवरऑल गेन जो होता है क्लोज लूप सिस्टम में इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि अपन यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक एम्प्लॉय कर रहे होते हैं। तो ये गलत है आपका। ऑप्शन डी दे रखा है, इन द क्लोज लूप सिस्टम द इफेक्ट ऑफ वेरिएशंस ऑफ कंपोनेंट पैरामीटर्स ऑन इट्स परफॉर्मेंस इज रिड्यूस। तो ये सही है, क्योंकि सेंसिटिविटी जो है आपकी इंप्रूव हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, मतलब कंपोनेंट पैरामीटर्स जो होते हैं उनके वेरिएशंस का इफेक्ट जो है परफॉर्मेंस पे कम होता है। तो बी और डी आपके सही हैं, तो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ बी एंड डी। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 4 स्टेटमेंट दे देंगे, नीचे ऑप्शन में दे देंगे A1 and 2, ए एंड बी, ए एंड सी, ए एंड डी, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इफ अ रैंप इनपुट इज अप्लाइड टू टाइप 2 सिस्टम द स्टेडी स्टेट एरर इज। रैंप इनपुट दे रखा है आपका, रैंप इनपुट क्या होता है, टी स्क्वायर। ठीक है, स्टेप इनपुट टी होता है आपका, रैंप इनपुट टी स्क्वायर होता है आपका, इस तरह से। तो अगर रैंप इनपुट जो है आप अप्लाई करेंगे, स्टेप आपका 1 होता है, रैंप आपका टी हो, जैसे स्टेप 1 है तो इसका 1/s हो जाएगा आपका, 1/s है ये, 1/s स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर रैंप इनपुट आप अप्लाई कर रहे होते हैं टाइप 2 सिस्टम के ऊपर, तो स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाती है आपकी। तो टाइप 2 सिस्टम के ऊपर अगर स्टेप इनपुट अप्लाई करते हैं तो स्टेडी स्टेट एरर जो है कांस्टेंट आती है आपकी। ठीक है, नहीं, टाइप 2 सिस्टम दे रखना, टाइप 0 के ऊपर अगर स्टेप लगाएंगे तो कांस्टेंट आता है, टाइप 1 के ऊपर रैंप लगाएंगे तो कांस्टेंट आता है, और टाइप 2 के ऊपर अगर पैराबोलिक की या एक्सलरेशन टाइप जो है आपका इनपुट अप्लाई करेंगे तो आपका कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो ये 3 केसेस में कांस्टेंट आता है, स्टेप का 0 के साथ, रैंप का 1 के साथ, और पैराबोलिक का टाइप 2 के साथ। लेकिन अगर आप रैंप जो है टाइप 2 पे अप्लाई करेंगे और आप कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे आपकी जो एरर है वो 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में एक टेबल मैंने बना के पहले भी बताई हुई है बहुत बार, कंट्रोल सिस्टम की जो MCQ सीरीज करी थी उसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं। पहले भी हम कंट्रोल सिस्टम के ऊपर काफ़ी MCQs डिस्कस कर चुके हैं, जब RSEB जेई RVUNL जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम पे, तो वो आप देख सकते हैं वीडियो जाकर। उसके अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस तरह के मैंने डाले हुए हैं, और उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी हैं, उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं चैनल पे जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। असर्शन दे रखा है आपका और रीजन दे रखा है, ए सिस्टम में हैव नो स्टेडी स्टेट एरर टू अ स्टेप इनपुट बट द सेम सिस्टम में एग्जिबिट नॉन जीरो स्टेडी स्टेट एरर टू रैंप इनपुट। क्या कह रहे हैं कि एक सिस्टम है जिसके अंदर अगर स्टेप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो जीरो स्टेडी स्टेट एरर आएगी आपकी, लेकिन अगर रैंप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो नॉन जीरो स्टेडी स्टेट एरर आएगी आपकी। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं इस तरह से, तो ये हो सकता है क्योंकि टाइप 0 के अगर ऊपर स्टेप इनपुट अप्लाई करेंगे तो 0 आएगी, मतलब कांस्टेंट आएगी ना। या फिर ये भी हो सकता है कि पैराबोलिक इनपुट यहाँ पे अप्लाई करें तो 0 आए इस तरह से, और उसी सिस्टम के ऊपर अगर रैंप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो नॉन जीरो आ जाएगी, कांस्टेंट आ सकती है, जैसे टाइप 1 के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये हो सकता है किसी के साथ भी, किसी सेम सिस्टम के ऊपर अलग अलग इनपुट्स अगर डालते हैं तो एरर भी अलग अलग आती हैं। नेक्स्ट दे रखा है, द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सिस्टम। तो ये सही है, स्टेडी स्टेट एरर जो है टाइप ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती है, टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2 के साथ कौन सा इनपुट आप अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर आपकी एरर डिपेंड करती है। तो दोनों ही करेक्ट है और करेक्ट रीजन भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रल कंट्रोल द स्टेडी स्टेट एरर इंक्रीजेस। तो जब इंटीग्रल कंट्रोलर अपन अप्लाई कर रहे होते हैं तो स्टेडी स्टेट एरर इंक्रीज नहीं होती बल्कि ये रिड्यूस हो जाती है। ऑप्शन बी दे रखा है, द जनरलाइज्ड एरर कोफिशिएंट प्रोवाइड ए सिंपल वे ऑफ डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ ए फीडबैक कंट्रोल टू एनी आर्बिट्री इनपुट। ठीक है, एरर कोफिशिएंट अगर आपको पता रहते हैं तो आप कुछ भी अप्लाई करो उसके ऊपर वो डिटरमाइन कर सकते हो रेस्पॉन्स को। सी दे रखा है, द जनरलाइज्ड एरर कोफिशिएंट लीड टू कैलकुलेशन ऑफ कंप्लीट स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स विदाउट एक्चुअली सोल्व इन द सिस्टम डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कर सकते हैं आप, जब आपको एरर कोफिशिएंट पता होता है, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट है, जो एरर कांस्टेंट होते हैं आपके
वो सारे अगर आपको पता है तो आप बिना सिस्टम की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व किए हुए रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं उसका। अगर आपको एरर कोफिशिएंट्स पता होते हैं तो आप पूरा सिस्टम को सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन डी दे रखा है, फॉर टाइप 1 सिस्टम द स्टेडी स्टेट एरर फॉर एक्सेलरेशन इनपुट इज इनफाइनाइट। तो ये सही है आपका कि टाइप 1 के लिए एक्सेलरेशन इनपुट जो है आपका, एक्सेलरेशन इनपुट अगर टाइप 1 सिस्टम के ऊपर अप्लाई करते हैं तो एरर जो है आपकी इनफाइनाइट आती है। टाइप 1 पे अगर रैम्प इनपुट अप्लाई करते हैं, जैसे टाइप 1 है आपका, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, और ये स्टेप इनपुट है आपका, और ये रैम्प इनपुट है, और ये आपका एक्सेलरेशन या पैराबोलिक बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अगर 0 के ऊपर स्टेप इनपुट अप्लाई करेंगे आप तो आपकी कांस्टेंट एरर आएगी, ठीक है यहाँ पे। इसी तरह से 1 के ऊपर रैम्प करेंगे तो कांस्टेंट एरर आएगी, इसी तरह से इसकी कांस्टेंट एरर आएगी, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर टाइप 1 सिस्टम के ऊपर आप एक्सेलरेशन इनपुट अप्लाई करते हैं तो ये इनफाइनाइट ही आता है, और अगर 0 पे अप्लाई करेंगे तो भी इनफाइनाइट ही आएगा। और अगर टाइप इस तरह से, ये आपकी टेबल है, ये आपको ध्यान में रखनी होती है। अगर ये आपको ध्यान में है तो आप कोई भी इनपुट से कोई भी एरर निकाल सकते हैं कि कौन सा इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा टाइप ऑफ सिस्टम है। तो ये काफ़ी बार मैंने करवाई हुई है ये, और उसकी PDF भी ग्रुप पे अवेलेबल है कंट्रोल सिस्टम के MCQs की, उसके अंदर भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इज 1/6 e टू द पावर दे रखा है व्हेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड डैम्पिंग रेशियो ऑफ द सिस्टम आर रेस्पेक्टिवली। दे रखा है यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स दे रखा है, और पूछ रहे हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड डैम्पिंग रेशियो क्या होंगे अगर यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स ये है तो आपको पता है कि अगर यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स आपको दे रखा है तो उसका अगर डेरिवेटिव आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लेते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन मिल जाता है। तो इसका अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो पहले तो आप साइन का ले लीजिए, 1/6 तो आपका साइड में रह जाएगा। साइन 80 का क्या होता है, a² / s² होता है। तो a² की जगह आपका 0.6 दे रखा है तो 0.6² हो जाएगा आपका, ठीक है। नहीं, a² नहीं होता, a होता है, a/s² + a², तो ये 0.6 हो जाएगा। अब e टू द पावर -80 देते हैं तो s - a हो जाता है आपका, तो s² की जगह s - 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, s² + a²। तो फिर से यहाँ पे 0.6 का स्क्वायर कर सकते हैं आप, तो ये आपका हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये पॉइंट जो है यहाँ पे 10 लिख दीजिए इसको। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं, इन दोनों को सोल्व करके जीटा और ओमेगा n निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इक्वेशन जो आपकी आती है s² + 2x जीटा ओमेगा n + ओमेगा n स्क्वायर करके आती है, ऊपर कांस्टेंट होता है आपका, तो उससे आप जीटा और ओमेगा n दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं सोल्व करके क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये ध्यान में रखना है आपको कि इम्पल्स रेस्पॉन्स और ये सब लास्ट जो जो नेटवर्क सर्किट की जो MCQ सीरीज करी थी उसमें भी मैंने बताया था आपको कि पैराबोलिक जो रेस्पॉन्स आता है आपका या एक्सेलरेशन रेस्पॉन्स आता है उसका अगर आप लाप्लास जो डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको रैम्प रेस्पॉन्स मिलता है। रैम्प का लेंगे तो स्टेप रेस्पॉन्स मिलेगा, स्टेप का लेंगे तो यूनिट इम्पल्स मिलेगा, और यूनिट इम्पल्स का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप लेते हैं तो आपको क्या इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो उससे आपको ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, या नहीं मतलब इन्वर्स लाप्लास नहीं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लेंगे तो आपको जो ट्रांसफर फंक्शन यहाँ से मिल जाएगा, और ट्रांसफर फंक्शन आपको मिल रहा है तो ओमेगा n और जीटा आप निकाल सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन के अंदर जैसे स्टेप रेस्पॉन्स दे देंगे आपको कि स्टेप रेस्पॉन्स ये है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है इसका, तो फिर पूछ लेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड डैम्पिंग रेशियो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए स्टेप का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो इम्पल्स रेस्पॉन्स आएगा, और उसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन बन जाता है, वहाँ से आप निकाल सकते हैं ओमेगा n और जीटा दोनों। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन नंबर 15। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाई, इफ गेन इज इंक्रीज्ड टू इन्फिनिटी द डैम्पिंग रेशियो विल टेंड टू बिकम, ठीक है। पहले क्या दे रखा है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है ये अपन को GH, तो यूनिटी का निकालेंगे 1/1 GH/1 + GH हो जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका GH तो 1 है आपका, K/S इंटू S+1 अपॉन 1+, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको डैम्पिंग रेशो चाहिए ना, तो आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही आपको मिल जाएगा जो भी है आपका,
के रहेगा ऊपर, तो यहाँ पे आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं 1 प्लस जी एच, तो 1 प्लस आपका हो जाएगा जी दे रखा है के अपॉन एस इंटू एस प्लस 1, क्योंकि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आप ओमेगा जीटा एन दोनों निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ये इसको यहाँ से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस के, ठीक है, इक्वल टू 0 आ जाएगी आपकी। अब यहाँ से ओमेगा एन तो ये होता है आपका ओमेगा एन स्क्वायर होता है, तो ओमेगा एन क्या आ जाएगा यहाँ से, ओमेगा एन इक्वल टू तो आ जाएगा अंडर रूट में क्या आ जाएगा आपका। उसके बाद अगर आप जीटा निकालेंगे तो जीटा ट्वाइस जीटा ओमेगा एन क्या दे रखा है, ट्वाइस जीटा ओमेगा एन जो है आपका वो तो 1 दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे एस के पास 1 ही है, तो यहाँ से जीटा निकाल लेंगे, जीटा इक्वल टू 1/2 ओमेगा एन आ जाएगा आपका। अब ओमेगा एन दे रखा है अंडर रूट के, तो ये क्या हो जाएगा, जीटा इक्वल टू 1/2 रूट के, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं, अगर गेन इज इंक्रीज्ड टू इन्फिनिटी, तो के को अगर आप इन्फिनिटी करेंगे, के टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो डैम्पिंग रेशियो क्या होगा, अगर ये इन्फिनिटी होगा तो डैम्पिंग रेशियो विल टेंड टू 0, ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं आप। तो ऑप्शन क्या है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16, ये फोटो नहीं है, 4 सेकेंड है। 4 सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इज 10 रेडियन पर सेकेंड एंड डैम्पिंग रेशियो इज 0.1 कुछ है ये, ठीक है, मिस प्रिंट हो रखा है। व्हाट इज द 2% सेटलिंग टाइम, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, यहाँ पे वैल्यूज कितनी भी हो सकती है। 2% सेटलिंग टाइम जो होता है आपका टीएस जो आप निकालते हैं 2% के लिए क्या होता है, 4/जीटा ओमेगा एन होता है, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है 2% के लिए, ठीक है। तो आप जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू रख के और निकाल सकते हैं, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर लार्ज ओवरशूट इन अ कंट्रोल सिस्टम। ओवरशूट जो होता है आपका पीक ओवरशूट होता है, मैक्सिमम ओवरशूट जिसको बोलते हैं, वो आपका लार्ज होता है, इसका क्या रीजन हो सकता है, ऑप्शंस दे रखे हैं, ए है हाई गेन इन ए सिस्टम, ये नहीं होता है, बी दे रखा प्रेजेंस ऑफ डेड टाइम डिले इन ए सिस्टम, इसकी वजह से पीक ओवरशूट कभी भी लार्ज नहीं होगा, सी दे रखा हाई पॉजिटिव करेक्टिंग टॉर्क एंड डी दे रखा हाई रिटार्डिंग टॉर्क। तो आपका पीक्स ओवरशूट जो होता है आपका एमपी इसको बोल सकते हैं अपन, e⁻ क्या होता है -n जीटा पाई अपॉन √1 - जीटा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सिर्फ जीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है यहाँ पे, और जीटा किससे रिलेटेड होता है, इन सब के अंदर अगर बात करें तो जीटा रिलेटेड होता है आपका ऑप्शन सी से, पॉजिटिव करेक्टिंग टॉर्क जो है जीटा से रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फाइनल वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द सिस्टम व्हेन द इनपुट इज, फाइनल वैल्यू थ्योरम कौन से इनपुट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल इनपुट अगर आप अप्लाई करते हैं तो फाइनल वैल्यू थ्योरम जो है एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन डेल t-2, ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका निकालना है, ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म किससे निकालेंगे, आपका शिफ्टिंग थ्योरम जो होती है उससे निकालते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एफ ऑफ टी का निकालते हैं आप, तो ये क्या होता है आपका एफ ऑफ एस हो जाता है, ठीक है, यही होता है एफ ऑफ एस। शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी का एफ ऑफ एस है, तो एफ ऑफ टी माइनस ए जो है उसका क्या हो जाएगा, e⁻ -as एफ ऑफ एस, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम के अंदर काफ़ी यूज में आते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इस तरह के। तो ए की जगह यहाँ पे 2 है, तो e⁻ -2s fs हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब डेल जो है, डेल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है, तो fs की जगह 1 आ जाएगा आपका e⁻ -2s। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, what will be the type of the system if the steady state performance of a control system yields a non-zero finite value of the velocity error constant, ठीक है, क्या कह रहे हैं, टाइप 1, टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2 है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या स्टेप है, वेलोसिटी क्या होता है आपका रैंप होता है, और ये क्या है आपका पैराबोलिक जो होता है वो एक्सलरेशन टाइप होता है, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी एरर कांस्टेंट के लिए, मतलब आर जो है उसके लिए आपकी नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू, मतलब कांस्टेंट वैल्यू आएगी एक, तो
टाइप कौन सा होगा, तो आर के लिए कांस्टेंट वैल्यू किस में आती है, टाइप 1 में, क्योंकि एस के लिए टाइप 0 में, आर के लिए टाइप 1 में और पी के लिए टाइप 2 में कांस्टेंट वैल्यू आती है, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आती है। तो डायरेक्ट टेबल से आप बता सकते हो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइप 1। ठीक है, तो टोटल 20 क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं मैंने। इसके अंदर काफ़ी जो है लॉजिकल क्वेश्चंस भी हैं, टेबल को अगर याद रखते हैं आप तो काफ़ी क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। आगे बाकी क्वेश्चंस भी हम करेंगे आगे नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज़ में। पहले हम सारे सब्जेक्ट के ऊपर एक एक एमसीक्यू सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद सारे सब्जेक्ट के ऊपर दोबारा से एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम के ऊपर एमसीक्यू सीरीज़ एटलीस्ट 50 to 100 क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं हर एक सब्जेक्ट के ऊपर। तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल हैं। सारे जो एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम जो है आपके एईएन और जेईएन का एग्ज़ाम, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। वो सारे क्वेश्चंस जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस पूछे गए हैं वो भी इंक्लूडेड हैं उसके अंदर, और जो कभी नहीं पूछे गए हैं वो भी इंक्लूडेड है। तो वो सारे आप वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, और RSMSS भी जेई की अलग प्लेलिस्ट है। तो उसके अंदर जितने भी लेक्चर हमने किए हैं वो सारे आप अटेंड कर सकते हैं उसमें जाकर। और अगर किसी भी तरह का डाउट हो, आपको क्वेरी हो, तो आप टेलीग्राम पे इलेक्ट्रिक क्लासेस बाय सुमन चौधरी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम पे इलेक्ट्रिक क्लासेस पेज ज्वाइन करके वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।